वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। आज हमारा जो सेशन बनेगा ना, वो सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लेक्चर को दो पोर्शन में डिवाइड कर दूंगा। आज का जो सेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टिल ब्राउनियन मोशन। ओके, नेक्स्ट सेशन जो आएगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को, मतलब कि चार्ज और कोलोइड्स को कवर करने वाले हैं। एंड उसके बाद एक छोटा सा पोर्शन बचेगा इमल्सिफिकेशन, इमल्सन क्या है, उसके साथ हमारा सरफेस केमिस्ट्री बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोगों से शेयर करनी थी, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाई करते वक्त एक चीज ध्यान रखना, जितना एनसीईआरटी पढ़ते रहोगे उतनी बार आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ओके, तो सबसे पहली बात एनसीईआरटी को अपने साथ रखना है। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। अपना बुक ले लो, एनसीईआरटी ले लो, अपना मोबाइल या अपना डेस्कटॉप, उसको शांति से बैठ के पूरा सेशन एक बार देख लो। ओके, चलो शुरू करते हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स। सबसे पहला प्रॉपर्टी वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहला प्रॉपर्टी कौन सा है आज? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जब आप लोग जानते हो सीपी के बारे में, सीपी सॉल्यूशन में आया था, शायद याद होगा। कौन कितने सीपीज पढ़े थे आप? पहले पढ़े थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। याद है क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इनटू, यहां पे आया था हमारा मोलारिटी। उसके बाद में था हमारा दूसरा सीपी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो याद है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू स्मॉल एफ था। ओके, तीसरा था आरएलबीपी, चौथा था ऑस्मोटिक प्रेशर। जनरली ये चार सीपी हम पढ़े थे। सीपी किसे बोला जाता है? A property which depends on amount of solute, property which depends on amount of solute, उसे बोला जाता था सीपी। अब जब सोल्यूट हमारा डिसोसिएट, सोल्यूट जब जाके डिसोसिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए, उस केस में हम लोग क्वांटम फैक्टर आई का कैलकुलेशन निकाल देते हैं। इन करना कुछ नहीं था, इसको स्मॉल आई से मल्टीप्लाई करना था ना इतना चीज। ओके, तो ये था हमारा सीपी। पर आप ध्यान से देखो, ये सारी जो बात थी ना, वो सॉल्यूशन के लिए थी। अब सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब जनरली बच्चों ये जो होता है ना, तो होमोजेनियस मिक्सचर ही बनता है। ओके, पर जब कोलोइड्स की बात आएगी तो कोलोइड्स बहुत स्मॉल सोल्यूट ही है, पर उनका जो साइज है, कोलोइड्स का जो साइज है वो बहुत छोटा है। मतलब कि कोलोइड एक सोल्यूट की तरह ही बिहेव करेगी एंड वो भी सारी सीपीज दिखाएंगे, पर ओरिजिनल सीपी से उनका वैल्यू थोड़ा कम आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने पानी लिया, पानी में NaCl डाला, तो उससे होगा क्या? उससे बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा। उसी तरह से अगर आपने दूध लिया, दूध में पानी डाला, तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन बना, उसके केस में भी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चों कोलोइडल पार्टिकल, मिल्क के कोलोइडल पार्टिकल्स वो सीपी पे इफेक्ट करने वाले हैं। इन शॉर्ट, जो काम सॉल्यूशन में सोल्यूट कर रहा था वही काम कोलोइड कर रहे हैं। पर सीपी आपको इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, मतलब कि जब NaCl डाला तो बॉइलिंग पॉइंट में जितना ज्यादा एलिवेशन आया था, उतना ज्यादा एलिवेशन कोलोइड्स के केस में नहीं आएगा। सबसे पहला ये चीज थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको ये सारी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गई। ओके, तो अब क्या करोगे? वीडियो को पॉज लगाना है, उसके बाद अभी ही, जैसे आप लोग रेगुलर क्लास में बैठे होंगे तो आपको जो टीचर बोलते हैं उस तरह से आप काम करते हैं ना, तो अभी वही चीज करो बच्चों। एक बार वीडियो को पॉज लगा दो, एनसीईआरटी से पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ाई कर लो, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करो। मैं टिंडल इफेक्ट समझाने जा रहा हूँ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट स्टार्ट करते हैं। दूसरा इफेक्ट है टिंडल इफेक्ट। उसका दूसरा प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट।
कई बार बच्चे ये वर्ड देख के ऐसा समझ लेते हैं कि थ्योरी बहुत इजी है, आई एडमिट कि बहुत इजी है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा? इफेक्ट बहुत बहुत ज्यादा इजी है, पर यहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है ना, आप ये वर्ड सुन के ऐसा मान लेते हो कि आप मुझे लोअर सर्कस में ये सारी चीजें कंप्लीटली आ रही है, तो आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते, पढ़ते नहीं, क्योंकि यहाँ पे बुक में दी गई जितनी भी चीजें है ना, वो सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रू सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले हम बात करने वाले बच्चों ट्रू सॉल्यूशन के लिए। अब ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है तो देखना, मैंने ये बनाया ट्रू सॉल्यूशन, ये मैंने बनाया बच्चों ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में क्या होगा? मेरा सोल्यूट होगा प्लस मेरा सॉल्वेंट होगा, एंड ये दोनों एक दूसरे में बहुत अच्छी तरह से घुल रहे होंगे। ओके, अब क्या बताया जाता है, ये पूरी चीज को रखो डार्क, मतलब के अंधेरे में। इसको कहां रखना है? डार्क, मतलब के अंधेरे में रखना है। उसके बाद क्या करो, आप इसके अंदर यहां से लाइट को पास करो। मैं समझा रहा हूं वो करो। ओके, ये आपने क्या किया? लाइट पास किया, यहां से अंदर लाइट पास किया। ये लोग क्या बता रहे हैं? एनसीईआरटी आपको क्या बता रही है? एनसीईआरटी बता रही है कि अगर आपने इस तरह से कुछ किया, जैसे ही आप लाइट पास करोगे तो ऊपर से अगर देखोगे ना, यहां से अगर आप देखोगे तो आपको सॉल्यूशन कैसा दिखाई देगा? ट्रांसपेरेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, देखो एनसीईआरटी बहुत इजी स्टेटमेंट बता रही है आपको। अगर लाइट ऊपर से पास किया, ऊपर से ही देखा, तब आपको सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। एंड अगर लाइट के बीम के परपेंडिकुलर अगर आपने देखा, मतलब कि यहां से आपने देखा, लाइट के बीम के परपेंडिकुलर अगर आपने देखा, तो सॉल्यूशन आपको डार्क दिखाई देगा। कैसा सॉल्यूशन कैसा दिखाई देगा? डार्क दिखाई देगा। ये चीज किसके लिए थी? ट्रू सॉल्यूशन के लिए। यही चीज साइंटिस्ट लोग ने, जैसे कि साइंटिस्ट ने, हमारे फ्रेंड टिंडल, ओके, यही चीज टिंडल ने की किसके लिए? कोलोइड्स के लिए। उसने कुछ डिफरेंट रिजल्ट पाया, वो रिजल्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये चीज समझ में आ गई? सॉल्यूशन ले लो, ट्रू सॉल्यूशन ले लो, लाइट ऊपर से पास करो, ऊपर से देखा तो ट्रांसपेरेंट, एंड अगर उसने परपेंडिकुलर देखा तो आपको सॉल्यूशन डार्क दिखाई देगा। ये सारी चीजें आपको कहां करनी है? डार्क, अंधेरे में। ओके, डन। अब देखो दूसरी चीज क्या थी, यही एक्सपेरिमेंट टिंडल ने कोलोइड के लिए किया। उसने फिर से एक डार्क ग्रुप ले लिया, उसके अंदर उसने एक बीकर रखा। ओके, बीकर में भरा गया था कोई कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, फिर से यही चीज टिंडल ने की। टिंडल ने क्या किया? टिंडल ने ऊपर से लाइट डाली, लाइट एमिट की गई ऊपर से। ओके, एंड ऊपर से अगर देखा आपने तो आपको फिर से वो चीज कैसी दिखाई देगी? ट्रांसपेरेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, थोड़ा ध्यान रखना है। पर जब यही चीज आप लाइट बीम के परपेंडिकुलर देखते हो, यही चीज अगर आप लाइट बीम के परपेंडिकुलर देखते हो तो आपको ये चीज थोड़ी मिल्की, ये इजी वर्ड दे रहा हूं, बुक में कुछ ओपल जो होता है ना, ओपल आप गूगल में जाके सर्च करना, ओपल एक जेटस्टोन है। ओके, उसका जो कलर होता है वो बिल्कुल थोड़ा सा मिल्क जैसा आता है। सो एक वर्ड बुक में दिया गया है ओपलेसेंस, मतलब कि ओपल के जमस्टोन जैसा दिखना। शॉर्ट में बताऊं तो सॉल्यूशन मिल्की, मतलब कि धुंधला धुंधला सॉल्यूशन दिखाई दिया, डार्क नहीं दिखाई दी। ये डिफरेंस था, इसे बोला जाता है बच्चों टिंडल इफेक्ट। कई बार बच्चे ऐसा समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये पुराना ख्याल है, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे अगर ऐसा पढ़े तो ठीक है,
कि कहीं पे एक छत पे एक छोटा सा छेद रखा, वहां से जो लाइट आया एंड जो कोन आपको दिखाई दिया बच्चों, वो जो कोन दिखाई देता है ना उसे टिंडल इफेक्ट नहीं बोलते, उसे टिंडल कॉन बोलते हैं। टिंडल कॉन, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टिंडल कॉन, अब आपको क्वेश्चन होगा ना कि ये ऐसे बेसिकली हुआ क्या है। यहाँ पे फिजिक्स, मैं आपको छोटी वो चीज बता रहा हूँ, उसे फोकस करना, अच्छे से देख लेना। यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली क्या हुआ होगा, जैसे लाइट गई ना तो कोलोइड्स पार्टिकल, मेरे पॉइंट ध्यान से समझो बच्चों, अगर लिखना है तो साथ में लिख लो। कोलोइड पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो बहुत स्मॉल होती है। कोलोइड पार्टिकल की जो साइज होती है ना बच्चों बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। उससे होगा क्या, जैसे लाइट उसके ऊपर आई, लाइट स्कैटर्ड हो गई। लाइट क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई। उसकी वजह से कोलोइड का पाथ विजिबल हुआ। समझो, ये चीज समझो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। कोलोइड का पार्टिकल का साइज स्मॉल है, उसकी वजह से होता क्या है, लाइट स्कैटर्ड हो जाती है। लाइट स्कैटर्ड होने की वजह से कोलोइड का पार्टिकल का पाथ आप देख पाते हो। ये चीज टिंडल में देखी। ओके, अगर आप थिएटर में जाओगे तो थिएटर में जहां से पीछे से जहां से पिक्चर रन की जाती है, वो जो प्रोजेक्टर रूम होता है, तो प्रोजेक्टर से निकलते हुए बीम को अगर आप देखोगे अच्छे से, वो एक कोन की तरह दिखाई देगा ना। वो कोन में छोटे छोटे पार्टिकल, वहां पे डस्ट पार्टिकल होते हैं प्लस स्मोक पार्टिकल होते हैं। इनकी वजह से लाइट स्कैटर्ड होती है एंड आप छोटे छोटे पार्टिकल एयर में घूमते हुए देख पाते हैं। उसे बोला जाता है बच्चों टिंडल कॉन। ये इफेक्ट भी टिंडल इफेक्ट ही है। ये इफेक्ट कौन सा इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट ही है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। अब ये जो सारी चीज हमने देखी ना, उसे एक साइंटिफिक डिवाइस में ज़िग्मोस्की नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक साइंटिफिक डिवाइस बनाया, उसको नाम दिया अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। उसमें ये सारी चीजें मेरी बाकी कुछ नहीं है यार। ओके, तो ये था हमारा टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट होने के लिए दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लाइट का वेवलेंथ है उससे कम वेवलेंथ वाला पार्टिकल नहीं होना चाहिए। मतलब कि कोलोइड का पार्टिकल आपने लिया बहुत कम वेवलेंथ वाला, एंड लाइट का वेवलेंथ है उससे बहुत ज्यादा कम, तो लाइट स्कैटर्ड नहीं हो पाएगी, आप उसका पाथ विजिबल नहीं कर पाओगे। ओके, वो केस जनरली थ्रू सॉल्यूशन वाला है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है टिंडल इफेक्ट में, वो ये है बच्चों की जो टिंडल मतलब कोलोइड पार्टिकल का जो साइज है ना, वो सफिशिएंटली मतलब साइज में होना चाहिए, सफिशिएंटली रेंज में होना चाहिए कि वो लाइट का जो वेवलेंथ है उसे मतलब लाइट को स्कैटर्ड कर पाए। ओके, तो ये था बच्चों हमारा टिंडल इफेक्ट। फिर से वही बात, आपको करना क्या है, भाई आप लोग एनसीईआरटी एक बार पढ़ो, यहाँ पे वीडियो को पॉज लगाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, वहां पे क्या दिया है देखो, पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद वाला टॉपिक कलर। ओके, कलर के बाद उसका थोड़ा मोबिलिटी देखेंगे एंड फाइनली कल हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन को, जहाँ पे चार्ज और कोलोइड आएगा। ओके, देखो बहुत इजी चीजें हैं, ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट निकालो, वीडियो को पॉज लगाओ एंड उसके बाद शुरू करो नेक्स्ट वाला सेशन कलर। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। Alright, dear students, so let's start the color. Yeah, but before we start color, I would like to tell one more thing. टिंडल में एक और चीज ध्यान रखना, टिंडल इफेक्ट तभी पॉसिबल हो पाएगा जब डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज्यादा फर्क होगा। ये चीज ध्यान रखना कि जब डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्जन फेज दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज्यादा फर्क होगा ना, तब ये चीज हो पाएगी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है कलर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कलर। अब जनरली जो कोलोइड का कलर होता है वो डिपेंड करता है लाइट की वेवलेंथ पे। इट डिपेंड्स ऑन लाइट्स वेवलेंथ। जो लाइट कोलोइड पार्टिकल से बाहर निकल के आ रही है उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। अब उसका वेवलेंथ डिपेंड करता है लाइट का वेवलेंथ
पार्टिकल की वेवलेंथ। ध्यान याद रखना है सिर्फ आपको उसके साइज एंड उसके शेप पर भी डिपेंड करता है। ओके, ये क्या बता रहा हूं, क्या मतलब क्या है इसका, तो आपको पूरा स्टेटमेंट याद रखना है। स्टेटमेंट क्या है, कलर ऑफ कोलॉइड पार्टिकल्स जनरली डिपेंड्स ऑन लाइट्स वेवलेंथ। ओके, बट लाइट का जो वेवलेंथ निकलेगा ना वो डिपेंड करेगा पार्टिकल्स वेवलेंथ एंड पार्टिकल्स साइज एंड पार्टिकल्स शेप। कोलॉइड पार्टिकल के साइज और पार्टिकल के शेप पे भी डिपेंड करेगा। दूसरी चीज क्या है बच्चों कि आप कौन से एंगल से उसे देख रहे हो ना वो भी बहुत मैटर करता है। ओके, जैसे कि अगर यहाँ पे बुक का जो एग्जांपल है, हमने मिल्क लिया प्लस वाटर का एक सॉल्यूशन बनाया, आप घर पे भी घर पे देखना, मिल्क एंड वाटर का जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया, अगर उसको आप रिफ्लेक्टेड लाइट से देखोगे तो बच्चों को आपको रेड कलर का दिखाई देगा। किस कलर का दिखाई देगा? रेड कलर का दिखाई देगा। एंड सॉरी, ये आपको बच्चों यहाँ पे सॉरी गलती हो गया, ये आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा। एंड अगर आप उसे देखोगे इंसिडेंट लाइट से या फिर ट्रांसमिटेड लाइट से तो वो आपको रेड कलर का दिखाई देगा। ओके, रिफ्लेक्टेड लाइट से देखोगे तो वो ब्लू कलर का दिखाई देगा, ट्रांसमिटेड लाइट से देखोगे तो वो आपको रेड कलर का दिखाई देगा। एक दूसरा एग्जांपल दिया है, जो फाइनेस्ट गोल्ड सॉल्ट होता है, फाइनेस्ट गोल्ड सॉल्ट। ओके, फाइनेस्ट गोल्ड सॉल्ट मतलब कि सबसे प्योर वाला गोल्ड सॉल्ट, उसका कलर जो जनरली होता है बच्चों वो जनरली ब्लूइश का, मतलब कि पर्पल टाइप का ब्लूइश होता है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा पर्पल हो जाएगा एंड एट द लास्ट अगर उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो फाइनल में वो गोल्डन हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो ये दो छोटी छोटी चीजें कलर के बारे में दी गई थी। अब लास्ट एक पोर्शन आ रहा है जो है ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट को भी अभी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, एंड लेट्स कंप्लीट द ब्राउनियन मूवमेंट। Alright students, so let's start the Brownian movements. Brownian movements को एक बार देख लेते हैं। Brownian movements है क्या? Okay, रॉबर्ट ब्राउन करके एक बॉटनिस्ट था। रॉबर्ट ब्राउन, ये बच्चों एक बॉटनिस्ट था। इसका काम क्या था? वो क्या काम कर रहा था? उसने वो जो एक बीकर लिया, बीकर में पानी भरा, उसके अंदर उसने क्या डाला, जो मतलब यस वो वर्ड था बच्चों पोलर था। तो बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट नहीं है ना जनरली, तो वर्ड निकल गया दिमाग से। अब वो जो पोलर होता है, पोलर को अगर आप पानी में डालोगे ना तो वो जाके नीचे नहीं बैठेगा। पोलर को अगर आप पानी में डालोगे तो वो जाके नीचे नहीं बैठेगा, वो घूमता रहेगा। कैसे घूमता रहेगा? जिगजैग पैटर्न में। वो किस पैटर्न में घूमता रहेगा? जिगजैग पैटर्न में, एंटी ग्रेविटी, मतलब कि नीचे नहीं बैठेगा, वो घूमता रहेगा। मतलब कि रॉबर्ट ब्राउन ने चेक किया कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर के जो कोलॉइड पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी मूवमेंट जिगजैग लाइन से करते रहते हैं कंटीन्यूअस। ये रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? चेक किया। एंड ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है इसे ब्राउनियन मोशन बोला जाता है। ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है बच्चों वो डिस्पर्सन मीडियम की विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? इसके विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगी। अगर विस्कोसिटी कम होगा तो बहुत अच्छे से मूवमेंट हो पाएगी, फास्ट मूवमेंट हो पाएगी। एंड विस्कोसिटी ज्यादा होगा, आप खुद से दिमाग लगाओ, पानी के अंदर आपने कुछ डाला है तो उसे घूमने के लिए इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आपने वही चीज हनी में डाली होती तो उसे घूमने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता। मतलब कि विस्कस मीडियम हनी ज्यादा विस्कस है पानी से, मतलब कि विस्कोसिटी ज्यादा हो गई तो मूवमेंट रिड्यूस हो सकती है। बेसिकली यहाँ पे दूसरा एक फैक्टर भी मैटर करता है, वो फैक्टर है पार्टिकल का साइज कम होना। इस पे भी ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करेगी। स्मॉलर द पार्टिकल ग्रेटर द ब्राउनियन मूवमेंट। जितने
जितना स्मॉल पार्टिकल होगा उतना ब्राउन इन मोमेंट ज्यादा मिलेगा, ब्राउन इन मोशन ज्यादा मिलेगा। कम साइज बढ़ गया ब्राउन इन मोमेंट कम हो जाएगा। एंड ये एंटी ग्रेविटी होता है, मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लगेगा यहाँ पे, ये ऐसा घूमता ही रहेगा पानी के अंदर, उसका डिस्पर्सिव मीडियम के अंदर। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। I'm sure पूरा सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Don't forget to like, share and comment this video. Okay? कल फिर मिलेंगे, जैसे मैंने बताया 4 हम कोलोइड पढ़ाएंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। Check out this cool experiment. I'm shining my laser light through 2 glasses of distilled water. To this glass, I've already added some sugar and stirred it very nicely so it's dissolved. To this glass, I have not added anything. Notice that we don't see the beam or the path of light in either of the glasses. But now we'll go ahead and add some milk to the second glass. And notice what happens. As we stir that milk, we can now see the path of light. So the question is, why do we see the path of light when we add milk, but we don't see it when we add sugar to it? So the reason we get to see the path of light in this milk-water mixture is due to a phenomenon called scattering of light. So scattering of light. So let's see what happens. When we add milk over here, the milk particles get completely dispersed throughout the medium. They distribute themselves throughout water. And now when light enters into this mixture, it hits one of these particles. So let's draw that over here. So here's our light. Let's say this is the light from the laser. It enters into this mixture and hits one of these milk particles. So here's one of that milk particles. What happens after this is the milk particle reflects this light in all the directions. So it reflects light in all the directions. And the important thing to note over here is earlier we have seen that big objects like mirrors or a ball or any big object, if you take, they will reflect light in a specific direction. But turns out that when you get to these really tiny particles, they will always reflect light in all the directions. And if you're wondering why this happens, then it turns out we need to really dig into this deeper and figure out how light interacts with matter and everything, which we'll not do. So we'll just accept that tiny particles, this is the property of tiny particles. They will always reflect light in all directions. It's just that when these tiny particles get together to form a large object like the mirror or any other day-to-day life object that we encounter, then they only tend to reflect light in a specific direction. Okay, so this phenomenon of reflecting light in all directions is what we call the scattering of light. And because of this, some of the light is also reflected towards us. We are somewhere over here that we can't, I can't draw that over here. We are somewhere over here, right? That's where the camera is. So some of the light gets reflected towards us or into the camera. And as a result, that particle, we see that particle glowing red in color. It glows red because it's reflecting red. And therefore, that particle which it hit over here, that particular particle glows red. And then of course, not all the light gets reflected. Some of the light goes through as well. Actually, most of the light goes through. Let's draw that. So most of the light goes through. This is the light that didn't get scattered. Got that? This is the scattered light, and this is the light that didn't get scattered. So most of the light goes through, and then it hits another particle, and then again scatters off from that. So another particle over here will glow, and the same process continues, and as a result, all the particles which are in the path of that light end up glowing. And since these particles are really, really tiny, of course I've drawn them to be pretty big over here, but they are really, really tiny, and there are so many of them that when we look at it, we don't get to see the individual particles, but all we see is a straight line. So we see a line that is glowing, and that line is what we perceive as the beam of light. That's that beam that we're seeing. So what we are actually seeing are the milk particles who are scattering light, and as a result, they are glowing.
And that's what shows the path of light. But why don't we see the path of light in a sugar solution? Don't they scatter light? Well, they too scatter light. In fact, all particles tend to scatter light. But here's the thing. It turns out that if we do the analysis, it turns out that the amount of light that they scatter depends on the size of the particle. As the particle size become bigger and bigger, they tend to scatter more and more light. If the particle size becomes too small, then they do scatter light, but that scattered light will be so insignificant that we won't be able to see it. So considerable amount of light will not reach our camera. And that's what's happening over here. The particles in the sugar solution are so tiny that the scattered light is negligible, and that's why we can't see it. And in fact, analysis shows that if the particle size is roughly, if the size of the particle is roughly smaller than 1 nanometer, all right, this is not an exact value, it's a rough value. If particle size get any smaller than a nanometer, then their scattering effect is so tiny that when you shine light through it, we won't be able to see anything. And that's what happens in any solution. So you take sugar solution or you take salt solution, whenever something dissolves, those particles usually tend to be smaller than a nanometer, and that's why we don't see the path of light. But milk particles are way bigger than a nanometer. They could be about, I don't know, maybe, I don't know the exact value, but maybe around 60, 70 to 100 nanometers in size. On the other hand, if the particles become too large, so let's say we have particles which are too large, and again, a rough value would be, let's say they're about larger than about 1,000 nanometers. If they get too big, then also we have a problem. Their problem is not with scattering. These particles can scatter light even more strongly because they are big particles. And by the way, an example of this would be dust particles. And you may have seen that sometimes when it's dusty and you're outside, it's nighttime, and there are vehicles with their headlights, you can see the beam of the headlight, right? That's an example of scattering of light by big particles, like dust particles. So they don't have a problem with scattering light. But their problem is, since they are too big, they tend to usually settle down due to gravity. So if we were to add dust to water, which we will do in a minute, we'll look at that in a minute, then even if you stir it very nicely, those dust particles will not stay long in the water through the bulk of the water. They will usually tend to settle down. And once they settle down, then most of the particles won't be in the path of light. And that's the reason they won't scatter light. So the ideal case for us to see a path of light would be to have particles whose size is somewhere in between this. So if we have particles which are not too small, their size is larger than a nanometer, but they're not too big so that they would settle down. They're smaller than, let's say, about 1,000 nanometer. And by the way, remember, these are rough values, okay? Then we will get to see the path of light. And such cases, such mixtures are called colloids. So, okay, it's a little hard to see. So let me write that down over here. So it's called colloids. And you may have already studied about colloids in chemistry, the same colloids we're talking about. So colloids are the best example to see the path of light. These are called as solutions. Solutions are one of the worst to see the path of light because the particles are very tiny. Sugar solution, salt solution are examples of this. And these are called suspensions. They too scatter light very strongly, but the problem is they tend to settle down and usually not be found in the path of light. So if we go back to our experiment where the sugar solution is not showing us the path of light, if we look at it carefully, you can sort of see the beam, isn't it? Now this is not due to the sugar solution, don't worry. If we zoom in carefully, we can actually find the particles which are scattering light. You can see there are some dust particles that got also added when I added the sugar and some impurities. These are the particles which are larger than the 1,000 nanometer size. So that is causing a suspension. So the scattering that we are seeing over here is due to these suspended impurities. And by the way, look at this dust particle which you can see over here. That is so large, we can even see it with our eyes directly. And as it swirls and comes into the path of light, notice how strongly it scatters light, okay? Just concentrate on this particle. Let's go back a little bit. Just
Just concentrate on that particle. Here it is. Look at that. Look at that. Do you see it? See how strongly it scatters light. So big particles can scatter light, no problem. But their problem is that they tend to settle down. So most of those particles will not be found in the path of the light. And as a result, their scattering or their path is not so strong. It's nothing compared to what we see in colloids. So colloids are the ideal place to see this effect. So that's pretty much it. One last detail is whenever we have scattering of light due to colloidal particles, due to colloids, we often call that as the Tyndall effect. So scattering of light due to colloids is called Tyndall scattering or Tyndall effect because this guy John Tyndall did a lot of work on this subject. And this also has a great application. Tomorrow if we have any mixture and we want to know whether it's a colloid or not, we will just shine light through it. If we can see the path of light, that's Tyndall effect, then it's a colloid.